बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ से हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ठीक है, इससे मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि इस यूनिट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी नाम की जो पहली यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर हैं। अब तक हम पहला चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और यहाँ से अब हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, गॉस की प्रमेय और इसके कुछ हम अनुप्रयोग भी इसमें पढ़ेंगे। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस इसकी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम गॉस के नियम का यूज़ करके कुछ और चीज़ फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें कुछ पदों को जानना जरूरी है जो कि गॉस की प्रमेय में यूज होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे घन कोण को। देखिए बच्चों, घन कोण क्या होता है? किसी ठोस वस्तु के किसी पृष्ठ द्वारा वस्तु के केंद्र में बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अब तक आपने पहले कोण पढ़ा था। कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या, यानी कि चाप के द्वारा केंद्र पर जो भी चीज बनाई जाएगी, है ना, जो भी ये विस्थापन बनाया जाएगा या जो भी एंगल बनाया जाएगा उसे ही कोण कहते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर घन कोण पढ़ेंगे। देखिए घन कोण क्या होता है? किसी पृष्ठ के द्वारा, देखो ये कोई पृष्ठ है मेरे पास, ये कैसी भी आकृति का हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये गोल हो। ठीक है, ये किसी भी आकृति का हो सकता है। तो देखिए मैंने इसमें ये पृष्ठ ले लिया, इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो है ds। ठीक है, बहुत छोटा ये क्षेत्रफल है ds। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो है एक 90 डिग्री पर, इस पृष्ठ से 90 डिग्री पर ये वाली लाइन खींची हुई है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन हमने जो खींची हुई है ये है क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्रफल का सदिश रूप, और इसकी दिशा में जो एकांक सदिश है वो ये n कैप है, इसे n कैप है। ठीक है, इसकी दिशा में जो एकांक सदिश है वो है n कैप। देखो बच्चों, यहां से ये है स्थिति सदिश। ठीक है, इस बिंदु, इसे कोई नाम दे देते हैं बिंदु P। बिंदु P से जो यहां तक की दूरी है वो है r। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है उसे हम वेक्टर r बोल रहे हैं, स्थिति सदिश। अब इसी की दिशा में एकांक सदिश है r कैप। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, यदि किसी पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ds हो उसके द्वारा बिंदु O पर बना घन कोण, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल है ds। ठीक है, तो देखिए इस ds के द्वारा यहाँ पर जो भी कोण बन रहा है वो घन कोण है, और वो किस तरीके से दिया जाएगा? dw बराबर या d ओमेगा बराबर वेक्टर ds डॉट r कैप अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो ये वेक्टर ds को मैं क्या लिख सकता हूँ? ds इंटू में n कैप। ठीक है, यानी कि देखो जो n कैप है, n कैप वो वेक्टर ds की दिशा में एकांक सदिश है, तो वेक्टर n कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ds अपॉन में ds की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, तो वेक्टर ds बराबर आ गया ds इंटू n कैप। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ रख दी। अब बच्चों देखो ये दोनों एकांक सदिश हैं, कैप लग रहा है तो एकांक सदिश है, इनका जो परिमाण होगा वो 1 होगा। ठीक है, और अगर इनके बीच का जो एंगल है, देखिए इनके बीच का ये छोटा सा एंगल है, ये थीटा। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? डॉट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा आ जाता है। तो देखिए इन दोनों का परिमाण जो है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर n कैप का जो मोड आएगा वो 1 आएगा और जो r कैप का मोड आएगा वो भी 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये खाली कॉस थीटा ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिया है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल जो हमें घन कोण मिलेगा वो d ओमेगा इज इक्वल टू आएगा ds कॉस थीटा अपॉन में r स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसका जो मात्रक है वो स्टेरेडियन होता है। जो कोण होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, लेकिन जो घन कोण है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर देखिए एक नोट पॉइंट लिखवाया हुआ है। नोट पॉइंट में है कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बना घन कोण 4 पाई होता है। यानी कि मान लीजिए ये पूरा एक पृष्ठ है, ये केंद्र है,
अब देखिए वैसे तो हमने छोटा सा अवयव माना था, ठीक है, इसके द्वारा एक केंद्र पर बना कोण, लेकिन अगर हम इस पूरे को ही ले लें तो पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर कितना घनकोण बनेगा, 4 पाई बनेगा। ये पॉइंट जो है आप लोग नोट करके रखिए, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। अब बच्चों देखिए अभी अभी आपने एक टर्म पढ़ा है, एक पद पढ़ा है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो देखिए क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है, किसी वस्तु के पृष्ठ तल के लंबवत गुजरने वाले सदिश को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए ये कोई मेरे पास पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ के तल के लंबवत यानी कि इसके 90 डिग्री पर मैं अगर कोई सदिश बना दूं तो वही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर। उस तल के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे कि मान लीजिए यही मेरे पास जो पेज है, इसका जो तल है उसके 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं इस पेन को ऐसे खड़ा कर दूं तो 90 डिग्री पर एक लाइन बन जाएगी। अगर इस लाइन को हम सदिश रूप में बना दें कि ये किसी सदिश को प्रदर्शित कर रही है, तो यही सदिश क्या कहलाएगा, इस पूरे के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। अब बच्चों इसमें है, यदि किसी तल का क्षेत्रफल a तथा इसके लंबवत गुजरने वाले सदिश की दिशा में एकांक सदिश n कैप हो तो क्षेत्रफल वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा an कैप। देखिए बच्चों ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत ये सदिश जा रहा है और इसकी दिशा में एकांक सदिश n कैप है, ठीक है, इसकी दिशा में एकांक सदिश n कैप है और इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो है a। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होएगा, वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा a n कैप, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपसे कहे कि किसी पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल वेक्टर निकालना है तो उस पृष्ठ के लंबवत एक लाइन खींच दीजिए, अगर उस लाइन को आप सदिश बोल दोगे तो वही उसका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों अगला इसमें टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी लंबवत पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं भी जरूर होंगी। तो उस वैद्युत बल रेखाओं में हमने कोई पृष्ठ मान लिया, ठीक है, हमने कोई भी एक पृष्ठ मान लिया जो कि उस रेखाओं की दिशा के लंबवत है। मान लीजिए वो रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। तो हमने उसके ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर हमने एक पृष्ठ मान लिया। अब इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होकर जाएंगी, इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होकर के जाएंगी, वही वैद्युत बल रेखाओं की उन्हीं संख्या को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स। किससे बद्ध, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई ई, देखिए फाई ई बेस में लिखा हुआ है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र ई में कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डीए हो, देखिए ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, ठीक है, वेक्टर ई में कोई पृष्ठ है, यही पृष्ठ मान लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो है वेक्टर ए, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो है वेक्टर ए हो, तो उससे बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स इस प्रकार होगा। यानी कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, देखिए उसे हम कैसे लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी कि इन दोनों का अदिश गुणनफल, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए का अदिश गुणनफल यहां पर आएगा। देखिए फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, मतलब थीटा क्या है, थीटा है ई व डी ए के बीच का कोण, यानी कि इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो है ये थीटा। अब देखिए बच्चों यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। देखिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वो है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। और ये क्षेत्रफल इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा बच्चों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। देखिए इसका जो है एक अन्य मात्रक भी है वोल्ट इंटू मीटर। देखिए बच्चों वोल्ट इंटू मीटर कैसे आएगा, देखिए बच्चों यहां पर जो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो मैं इसे न्यूटन इंटू मीटर लिख देता हूं, ठीक है, यानी कि इस मीटर स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में। देखिए बच्चों न्यूटन इंटू मीटर आप लोग जानते ही हो जूल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल इंटू मीटर पर कूलाम। एक मात्रक इसका ये भी हो सकता है जूल इंटू मीटर पर कूलाम।
अब बच्चों देखिए, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे एक मात्रक वोल्ट, ठीक है, वोल्ट को पढ़ोगे आप जूल पर कूलाम, ठीक है। जब आप वोल्ट की परिभाषा पढ़ोगे तो जूल पर कूलाम, आप लोगों ने हाई स्कूल में 10th क्लास में इस चीज को पढ़ा है, ठीक है, कि वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलाम। तो देखिए जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट भी हो गया, तो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर इसका एक अन्य मात्रक भी बन गया। अब देखिए बच्चों, इसकी जो विमा है, विमा को हम कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, जो इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, तो सबसे पहले हमने जो है न्यूटन की विमा रखी, यानी कि बल की विमा रखी, फिर मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई की विमा रखी, एल स्क्वायर है तो हमने 2 लगा दिया, फिर कूलाम की विमा हमने रखी टी ए, ठीक है। बल की विमा होती है ml t-2, मोस्ट इंपोर्टेंट विमा है बल की, क्योंकि इस बल की जो विमा है ये कई मात्रकों में यूज की जाती है। मतलब कि जैसे हम कार्य की विमा निकालें तो उसमें भी बल की विमा का यूज होता है, श्यानता गुणांक की विमा निकालें तो भी उसमें ये बल की विमा का यूज होता है, ठीक है। वोल्ट की विमा को निकालें, कहीं ना कहीं बल का मात्रक भी वहां आ जाएगा, क्योंकि वोल्ट की विमा जब हम निकालेंगे तो हमें जूल की विमा चाहिए होगी, और जूल की विमा कैसे निकलेगी? न्यूटन इंटू मीटर से, ठीक है। तो बल की विमा को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। फिर देखिए बच्चों, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। m, देखिए यहाँ पर L की 1 विमा है और यहाँ पर L की 2 विमा है, तो टोटल L की 3 विमा हो जाएगी। T की -2 और नीचे है T की 1, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, -2 -1 -3, और A ऊपर जाएगा तो A -1। तो देखिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का जो विमा है वो ये हो जाएगी। फिर देखिए बच्चों, हमने नोट पॉइंट में लिखवा रखा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, यानी कि ध्यान रखिए मेरे पास ये पृष्ठ है, अगर वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी तो जो कोस थीटा का मान है वो ऋणात्मक होता है। इस कंडीशन में जो कोस थीटा होता है बच्चों वो ऋणात्मक होता है। कोस थीटा का मान ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि वैद्युत फ्लक्स भी ऋणात्मक हो जाएगा। और जब पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, ध्यान देना, जब ये पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो कोस थीटा का मान धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? धनात्मक होगा। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करेंगी तो वो ऋणात्मक होंगी, और अगर बाहर निकलेंगी तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक हो जाएगा। मतलब पहली कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, दूसरी कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आज का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे रहकर अपने पढ़ाई कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से इसे याद कीजिए। ये वैद्युत फ्लक्स जो है ये बोर्ड के पेपर के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूपी बोर्ड के पेपरों के हिसाब से, तो आप लोग इसे जो है जरूर याद कीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय और उसका सत्यापन, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।